हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमारे पार्ट 1 को आपने देखा होगा। नमस्कार, मेरा नाम है दीपाली। आज मैं इस वीडियो का जो पहले वाली वीडियो थी उसका पार्ट 2 लेके आई हूँ। जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी मेडिकल स्टाफ्स हैं, उनके लिए जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस लेके आई हूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे 2 स्पेशल कंटेंट्स के बारे में। पहला कंटेंट, ओटी टेक्नीशियन स्टाफ्स, उनके लिए क्या क्या बेसिक चीज़ें होनी, मतलब उनको पता होनी ज़रूरी है। इसके अलावा हम और क्या पढ़ेंगे, इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि वाइटल साइंस, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वाइटल साइंस जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था। उसके बारे में हम डेप्थ में आज पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझ आया हो। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हो तो पहले फर्स्ट पार्ट इसका जरूर देखना। ठीक है, दिस इज दी पार्ट 2 ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूरोसाइंस। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछना है, अपने अंदर नहीं रखना, डाउट्स क्लियर करने बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और इसके अलावा हमें पढ़ना भी ज़रूरी है, पढ़ना है, वरना वीडियोस को बस फास्ट फॉरवर्ड करके देखने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी न्यूरोसाइंस की क्लास से। तो न्यूरोसाइंस में हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था भाई ब्रेन की एनाटमी। इसके अलावा और क्या पढ़ा था भाई, इसके अलावा हमने पढ़ा था न्यूरोसाइंस की डेफिनेशन। ठीक है, ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, जैसे कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था, इसके अलावा हमने पढ़ा था क्या चीज, हमने पढ़ा था एक बेसिक यूनिट ना, एक बेसिक यूनिट या फिर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर ब्रेन का कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने, न्यूरॉन पढ़ा था बच्चों। याद आ गया ना सब। हाँ, अगर किसी को याद ना आया हो तो प्रीवियस वीडियो को चेकआउट करें। ठीक है, इसके अलावा अब हमने ये सारी चीजें पढ़ ली थी। तो अब आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे बच्चों वाइटल साइंस के बारे में। क्या पढ़ेंगे बच्चों, वाइटल साइंस के बारे में। ठीक है, तो अगर हम वाइटल साइंस के बारे में पढ़ें तो वाइटल साइंस होता क्या है बच्चों, ये भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो वाइटल साइंस का मतलब क्या है, वाइटल साइंस, जो भी मेडिकल स्टाफ है या फिर ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहा है, या फिर कोई नर्सिंग प्रोफेशनल है, कोई नर्सिंग स्टूडेंट है, वो हॉस्पिटल में कोई वार्ड में काम कर रही है या कोई क्लिनिक में काम कर रही है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ठीक है, वाइटल साइंस के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। वाइटल साइंस की अगर हम बात करें तो वाइटल साइंस की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या है। वाइटल साइंस एक ऐसा प्रोसीजर है या फिर एक ऐसा तरीका है जिससे हम बॉडी में कोई भी हेरफेर हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस चीज का पता लगा सकें। ठीक है बच्चों, मैं दोबारा बोलती हूँ, वाइटल साइंस एक ऐसा तरीका है या फिर एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे हम क्या करते हैं, हम पता लगाते हैं कि प्रोसीजर मतलब कि बच्चे को या किसी एडल्ट को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि बॉडी जो है हमारी क्या शो करती है, हमारे साइंस शो करती है। क्या साइंस शो करती है, जैसे कि फीवर, इसके अलावा सांस लेने में प्रॉब्लम, और क्या साइंस शो कर सकती है, फीवर आना, हार्ट रेट बढ़ जाना, बीपी हाई हो जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, हाथ पैर नीले पड़ जाना, पसीने छूटना, ये सब क्या है, ये सारे साइंस होते हैं जो हमारी बॉडी शो करती है। ठीक है, इसके अलावा इन सब साइंस को असिस्ट करने के लिए एक कंप्रेस्ड वर्ड बनाया हुआ है, जिस कंप्रेस वर्ड को बच्चों क्या बोलते हैं,
वाइटल साइंस। क्या बोलते हैं बच्चों? वाइटल साइंस बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे वाइटल साइंस की, तो वाइटल साइंस में क्या क्या चीजें आती हैं? हमने पिछली क्लास में एक छोटा सा इंट्रो पढ़ा था वाइटल साइंस के बारे में, जिसमें जो हमारा वाइटल साइंस है इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है हमारा टेम्परेचर। क्या आता है बच्चों? टेम्परेचर, यानी कि शरीर का तापमान। ठीक है, ये आता है। दूसरा क्या आता है बच्चों? पल्स। क्या आता है बच्चों? पल्स, जो हम कैसे चेक करते हैं? ऐसे करके, तो हमारी पल्स। नेक्स्ट आता है आपका रेस्पिरेशन, जिसको हम रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं या फिर रेस्पिरेशन रेट भी बोल सकते हैं बच्चों, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? ब्रीदिंग, जितनी हम सांस लेते हैं वो, इसमें ये चीज भी बच्चों हम असिस करते हैं। नेक्स्ट क्या आता है बच्चों? नेक्स्ट आता है इसके अंदर, क्या आता है? टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। हमने अभी सिम्टम्स में क्या पढ़ा था? बीपी हाई होना, तो क्या आ जाता है? ब्लड प्रेशर। हम ब्लड प्रेशर भी चेक करते हैं अगर हम वाइटल साइंस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट ये हो गया। 5 चीजें आती हैं वाइटल साइंस में। पांचवी चीज क्या है बच्चों? पांचवी चीज है हमारी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। क्या आता है बच्चों? ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, मतलब कि हमारी बॉडी के हर पार्ट में अच्छे से ऑक्सीजन जा रहा है कि नहीं, तो वो चीज भी हम वाइटल साइंस में चेक करते हैं। इसके अलावा अगर ये इन 5 डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर किसी पेशेंट को सिम्टम आ रहे हैं तो हम इन 5 चीजों को चेक करते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट में पेन की कंप्लेंट है, कह रहा है मुझे दर्द हो रहा है, या फिर मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे को चेस्ट पेन हो रहा है, या मेरे गले में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम क्या करते हैं? नेक्स्ट है हमारा पेन असेसमेंट। क्या करते हैं बच्चों? पेन असेसमेंट करते हैं। मतलब कि पेशेंट को पेन हो रहा है, कहाँ पेन हो रहा है, कैसे पेन हो रहा है, किस तरह का पेन हो रहा है, कितनी बार पेन हो रहा है, पेन की सिवियरिटी क्या है, मतलब कि कितना पेन हो रहा है। ऐसा पेन है कि ठीक है, नॉर्मल हल्का हल्का डिस्कम्फर्ट है, या इतना ज़्यादा पेन है कि बर्दाश्त के बाहर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक आखिरी वाइटल साइन होता है, दैट इज दी पेन असेसमेंट। ध्यान रखो बच्चों, हमारे जो वाइटल साइंस है वो हम मेन जो हमारे वाइटल साइंस है ये 5 ही होते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा होता है हमारा पेन स्केल, पेन असेसमेंट। पेन असेसमेंट क्या होता है? पेन असेसमेंट हम पेशेंट में तभी करेंगे जब पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। और क्या करना है? पढ़ना है, पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके किसके? सारे 5 और एक और एक्स्ट्रा वाइटल साइन। ठीक है, अब हम एक एक के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ेंगे, थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं हम सबसे पहले वाइटल साइन में। पहला वाइटल साइन क्या था बच्चों हमारा? पहला वाइटल साइन था हमारा टेम्परेचर। क्या होता है बच्चों? टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर की नॉर्मल रेंज कितनी होती है बच्चों? एडल्ट्स में नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है बच्चों एडल्ट्स में? इससे पहले एक चीज बता देती हूँ, टेम्परेचर को हम 2 तरीकों से मेजर कर सकते हैं। मतलब कि 2 तरह की यूनिट्स हम यूज करते हैं टेम्परेचर को नापने के लिए। टेम्परेचर को नापने के लिए 2 हम यूनिट्स यूज करते हैं। एक हो जाएगा आपका सेल्सियस, एक हो जाएगा आपका फ़ारेनहाइट। क्या हो जाएगा बच्चों?
फ़ारेनहाइट। पता है इन दोनों की यूनिट्स भी अलग अलग होती है। क्या होती है? इसकी होती है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट की होती है डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ रहे हो बच्चों? ठीक है, जैसे कि हम हॉस्पिटल में देखते हैं या घर पर देखते हैं, किसी का सुनते हैं कि हाँ जी उसको 101 बुखार है या 100 बुखार है या 102 बुखार है, तो वो जो 102 होता है उसके आगे एक छोटा सा यूनिट लिखा होता है। वो यूनिट कौन सा होता है बच्चों? वो होता है हमारा फ़ारेनहाइट। क्या होता है बच्चों? फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट जैसे कि हम लिखते हैं किसी को बुखार है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो मतलब हम जो थर्मोमीटर यूज करते हैं ना बच्चों, जो थर्मोमीटर हम यूज करते हैं, उस थर्मोमीटर को नॉर्मली जो थर्मोमीटर होता है वो हमारा फ़ारेनहाइट में आता है। क्या आता है बच्चों? फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट का आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें, वापस आ जाए हमारी नॉर्मल टेम्परेचर रीडिंग की, तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? अगर हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में होता है 96 से लेके 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आ रहा है बच्चों? ये क्यों होता है? ये एक नॉर्मल रेंज दी हुई है। हमारी बॉडी में हर चीज का संतुलन होना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर हमारी बॉडी में, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मुसीबत, अगर घट जाता है तो भी मुसीबत। बीपी हाई हो जाता है तो प्रॉब्लम, बीपी कम हो जाता है तो प्रॉब्लम। सांस लेने में ज्यादा तकलीफ हो रही है, मतलब कि बहुत जोर जोर से लाइक दिस गैस्प करते हैं ना, ऐसे सांस ले रहे हैं तो मुसीबत। सांस नहीं ले रहे या बहुत ही कम रेस्पिरेशन रेट है तब भी प्रॉब्लम। ठीक है, तो संतुलन होना हमारी बॉडी का बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम बात करें नॉर्मल टेम्परेचर की, तो 96 से 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो टेम्परेचर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर हम बात करें हमारे डिग्री फ़ारेनहाइट की, तो इसमें जो टेम्परेचर है इसमें दो तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। टेम्परेचर में देखो क्या हो सकता है, टेम्परेचर में दो ही प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या तो बीपी हाई हो सकता है या बीपी लो हो जाएगा। तो अगर हाई हो जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, और अगर जब लो हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, वो हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा डेप्थ में। ठीक है, अगर बीपी हाई, सॉरी, अगर आपका टेम्परेचर हाई हो रहा है, ठीक है, अगर आपका टेम्परेचर हाई हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं हाइपर, एक सेकेंड, हाइपर थर्मिया। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइपर थर्मिया, मतलब कि हाई फीवर या फिर हाई बॉडी टेम्परेचर। एग्जाम्पल, किसी को 102 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, तो मतलब क्या मतलब है उसका? उसका मतलब ये है कि उसको फीवर हाई है। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? दूसरी प्रॉब्लम तो हमने अभी पढ़ी कि अब एक तो या तो बुखार होगा, बहुत ज्यादा होगा टेम्परेचर, या टेम्परेचर बहुत ही कम होगा। तो अगर टेम्परेचर कम है तो उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों? उसको हम बोल देते हैं हाइपोथर्मिया। क्या बोल देते हैं? हाइपोथर्मिया, मतलब कि टेम्परेचर 96 डिग्री फ़ारेनहाइट से बच्चों कम हो गया है। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया में क्या होता है? टेम्परेचर लो हो जाता है, मतलब कि लो बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? लो बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, लो बॉडी टेम्परेचर। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो हो गई दो मुसीबतें जो आती हैं जब किसी का टेम्परेचर में चेंज आता है। अब हम बात करें
कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं जब हम किसी का तापमान नाप रहे हैं? तो क्या यूज करते हैं हम उसके लिए बच्चों? किसी को पता है? नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम अच्छे से आपको यहाँ पे सारी चीजों को गहराई में बताने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। जो पढ़ाते हैं उसको रोज हैबिट डालनी पड़ेगी पढ़ने की। ठीक है, क्या बात कर रही हूँ मैं, है ना? सही बात कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ? शायद मुझे लग रहा है मैं कर रही हूँ सही बात। ठीक है, हाँ तो ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर हम कैसे मेजर करते हैं? हम करते हैं, अरे ये तो वेदर आ गया, हम तो वेदर देखना ही नहीं चाहते। हम क्या देख रहे थे? हम तो कुछ और ही देख रहे थे, ये तो कुछ और ही खुल गया है भाई। ठीक है, हम आ जाते हैं, थर्मोमीटर ढूंढ रहे थे ना हम, तो हमें थर्मोमीटर मिला ही नहीं। चलो हम थर्मोमीटर ढूंढते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये होते हैं बच्चों क्या? ये होते हैं आपके थर्मोमीटर। ठीक है, इन थर्मोमीटर को बच्चों हम और क्या कहते हैं पता है आपको? इनको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर भी बोल सकते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, इसके भी बच्चों पता है बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब आज के टाइम में पता है कौन सा थर्मोमीटर यूज होता है इन सब में से? दिस वन, ये वाला थर्मोमीटर सबसे ज्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू पारे वाला थर्मोमीटर। क्यों? क्योंकि पारे वाले थर्मोमीटर में क्या होता है? एक हार्मफुल सब्सटेंस, क्या कहते हैं उसको? उसको हम कहते हैं मरकरी। क्या बोलते हैं? मरकरी। तो मरकरी के चांसेस हो सकते हैं कि हम अगर पेशेंट का ओरल मतलब कि मुंह से थर्मोमीटर चेक कर रहे हैं, मुंह से तापमान बच्चों चेक कर रहे हैं, तो उसमें चांसेस होते हैं कि माइट भी चांसेस हैं कि वो फूट जाए। ग्लास का होता था वो थर्मोमीटर, वो फूट जाए, या बच्चे ने जोर से दबा दिया तो मरकरी उसके मुंह में चला जाएगा और बच्चे को इंजरी हो सकती है, क्योंकि ये हार्मफुल होता है, एसिडिक होता है बच्चों इन नेचर। इसलिए इसको हम नहीं मुंह में डाल सकते। इसलिए सरकार ने क्या करा? इसलिए जो टेक्नोलॉजीज है, टेक्नोलॉजीज और ज़्यादा एडवांस हुई और उन्होंने क्या करा? इस क्लिनिकल, जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं इसको, क्लिनिकल थर्मोमीटर का आविष्कार हुआ। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का फायदा क्या है कि अगर कोई इसे चबा भी ले तो इससे किसी को इंजरी नहीं हो सकती। इसके अलावा ये भी दो तरह के आते हैं, देख रहे हो इसमें रीडिंग? इसमें रीडिंग आ रही है डिग्री सेल्सियस में। ये भी दो तरह के आते हैं, एक आपको डिग्री सेल्सियस वाली रीडिंग भी दिखाता है और आपको फ़ारेनहाइट वाली रीडिंग भी दिखाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया आपका थर्मोमीटर, विच इज अ इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम यूज करते हैं किसमें? टेम्परेचर को नापने में। हमने पढ़ लिया टेम्परेचर को बच्चों कैसे नापते हैं, लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं है कि अगर किसी का बुखार ज़्यादा हो जाए या बुखार कम हो जाए या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाए तब हम क्या मैनेजमेंट करें, मतलब कि क्या क्या चीज़ें अपनाएं। ठीक है, तो उसके लिए हम आगे पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं अब कि हम कैसे मैनेजमेंट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा हाइपरथर्मिया, मतलब कि पेशेंट को क्या हो रहा है? पेशेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है। आप ओटी में हो, सर्जरी कर रहे हो पेशेंट की, या ओटी में डॉक्टर के साथ असिस्ट करा रहे हो, सर्जरी करवा रहे हो, ठीक है, एकदम से पेशेंट को फीवर आ गया, फीवर बढ़ गया उसका पेशेंट का, तो क्या करोगे? तो उस टाइम पर क्या क्या मैनेजमेंट हम
कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें नॉर्मल मैनेजमेंट, मतलब कि अगर आप किसी वार्ड में हो या ऐसी जगह हो जहां पर इमरजेंसी नहीं है, ठीक है, ऐसी वाली एरिया है जहां पर पैनिक नहीं हो सकते आप, तो ऐसे एरिया में आप क्या मैनेजमेंट करते हो? सबसे पहला तो पेशेंट को पीसीएम मतलब कि पैरासीटामोल पेशेंट को दे सकते हो। ये तो हो गई मेडिसिन की बात, ठीक है। इससे क्या होगा? पैरासीटामोल खाने के बाद 2 घंटे के बाद पेशेंट को पसीना आता है। पैरासीटामोल खाने से पेशेंट को क्या होता है? स्वेटिंग होती है, ठीक है। स्वेटिंग इज अ गुड साइन, ये एक गुड साइन है, गुड संकेत है कि पेशेंट का तापमान अब नॉर्मल हो रहा है। पेशेंट का अगर बुखार तेज है, ज्यादा है, 102 बुखार है, तो क्या हो रहा है? पेशेंट बाद में कंप्लेंट कर रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं, इसका मतलब पेशेंट का बुखार उतर रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका पैरासीटामोल के बारे में। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका पैरासीटामोल का मैनेजमेंट। इसके अलावा हम और क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं? हम पेशेंट को गर्म और ठंडे पानी की इकट्ठे दोनों की एक एक करके पट्टी देते हैं। गर्म और ठंडे पानी की पट्टी पूरे शरीर पर हम फैलाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है? हम गर्म, अगर किसी का बुखार ज़्यादा है तो हम उसको तो ठंडे पानी की पट्टी दे सकते हैं ना, तो हम गर्म और ठंडे पानी की पट्टी क्यों दे रहे हैं भाई उसको? हम तो ठंडे दे सकते हैं ना। तो इसका कारण ये है कि अगर आपने 102 बुखार वाले पेशेंट को फटाफट से ठंडी पट्टी दे दी तो चांसेस हैं कि वो हाइपरथर्मिया से हाइपोथर्मिया में चला जाए और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए क्या होता है? गर्म और ठंडी पट्टी कॉम्बिनेशन में दी जाती है ताकि जो एक्सट्रीम या फिर कोई बिल्कुल एक्सट्रीमली लो कोई चीज़ हो रही है तो उसकी वजह से वो उसका ऑपोजिट ना हो जाए। मतलब कि अगर किसी को हाइपरथर्मिया था, हमने उसको हॉट एंड कोल्ड स्पंजिंग करवा दी, इसको हम स्पंजिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पंजिंग। दिस इज अ मेडिकल टर्म, हॉट एंड कोल्ड स्पंजिंग बोलते हैं इसको, हॉट एंड कोल्ड स्पंजिंग। तो हॉट एंड कोल्ड स्पंजिंग का फायदा ये होता है कि इससे टेम्परेचर एकदम से हाई नहीं होता, थोड़ा आराम आराम से चलता है, ठीक है, नॉर्मल आने की कोशिश करता है। एक तो हो गई ठंडे गर्म पानी की पट्टी। अगर किसी को बुखार बहुत ज़्यादा है तो हम उसको ड्रिंक्स रेकमेंड कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स, जैसे कि कोई कोल्ड मतलब कि कोई ठंडी चीज़ें, जैसे ठंडा पानी हो गया, ठंडा जूस हो गया, या कोई ऐसी चीज़ जो ठंडी इन नेचर है, ठीक है, जैसे सौंफ का पानी हो गया। ये सारी चीज़ें हम पिला सकते हैं जिससे क्या होगा? उसका टेम्परेचर नॉर्मल होने लगेगा, ठीक है। शरीर का तापमान बढ़ गया है तो उसे हमें घटाना है, तो हम कैसे घटाएंगे? या तो पेशेंट को आप कह सकते हो कि आप नहा के आ जाओ, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, दैट इज हाइपोथर्मिया, है ना, हमने पढ़ना था ना। दिस इज, हमने हाइपरथर्मिया पढ़ लिया, हाइपो तो रह गया, बेचारा उदास हो जाएगा वरना। तो हमने पढ़ना है अब हाइपोथर्मिया। क्या पढ़ना है? हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का मतलब होता है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें इस इंसान का टेम्परेचर कम हो जाए, मतलब कि नॉर्मल रेंज, मतलब कि 96 डिग्री फ़ारेनहाइट से किसी का टेम्परेचर बिल्कुल घट जाए तो उसको हम कहते हैं हाइपोथर्मिया, ठीक है। इसके अलावा अब हाइपोथर्मिया में हम क्या क्या इलाज करते हैं पेशेंट का? हाइपोथर्मिया में हम इलाज करते हैं, इलाज नंबर 1, सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें भी हम हॉट एंड कोल्ड स्पंजिंग कराते हैं पेशेंट को। क्यों कराते हैं भाई? हमने बता दिया कि अगर टेम्परेचर कम है था तो हाई हो जाएगा, हाई था तो कम हो जाएगा, लेकिन एक्सट्रीम में नहीं जाएगा। इसके अलावा हाइपोथर्मिया वाले पेशेंट को हम क्या चढ़ाते हैं? पीसीएम, पीसीएम इन्फ्यूजन कहते हैं जिसको, ठीक है। पीसीएम मतलब कि पैरासीटामोल,
पैरासिटामोल इन्फ्यूजन चलता है उस पेशेंट को, मतलब कि कैनुला उसके हाथ में लगता है, वहां से ड्रिप से पैरासिटामोल स्लोली चढ़ाई जाती है ताकि बुखार उतर जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम करते हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथर्मिया। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट हमारा हमने क्या कहते हैं, पहला वाइटल मार्कर कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा पहला था टेम्परेचर, दूसरा क्या था, पल्स। पल्स में भी काफी सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। पल्स का मतलब क्या होता है? पल्स का मतलब होता है पल्स, जो हमारी पल्स, नब्ज जिसे कहते हैं, कि मुझे इंसान की नब्ज चेक करनी है, ये नब्ज चेक करते हैं हम। यहाँ पर जो हमारी वृष्ट में नब्ज होती है वो कौन सी होती है? वृष्ट में हमारी नब्ज होती है जिसको हम कहते हैं रेडियल आर्टरी। क्या होती है? रेडियल आर्टरी। ठीक है, रेडियल आर्टरी जो होती है एक ऐसी आर्टरी होती है जो फड़कती है, तभी तो हम पता चलता है ना, हम हाथ से चेक करते हैं ना नब्ज, 1 2 3 ऐसे करके चेक करते हैं, टाइम देखते हैं, ठीक है, उससे चेक करते हैं। तो पल्स जो है हम इस तरह से चेक करते हैं। अगर हम बात करें हमारे पूरे शरीर में कितनी पल्स होती हैं, तो हमारे शरीर में टोटल होती है 9 पल्स पॉइंट्स। 9 पल्स पॉइंट्स। एम्स का क्वेश्चन आया था इसमें, स्पेशली नर्सिंग प्रोफेशनल्स में, नर्सिंग के एग्जाम में, एम्स के और नॉर्सेट के एग्जाम में ये क्या आया था, इसमें क्वेश्चन आया था पल्स पॉइंट से रिलेटेड। तो पल्स पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे हमने पढ़ा कि 9 पल्स पॉइंट्स होते हैं, तो पहला पल्स पॉइंट क्या है हमारा? पहला पल्स पॉइंट हम ऊपर से, शरीर के ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर, ठीक है, कान के ऊपर हल्का सा टेम्पोरल बोन होती है यहाँ पे। तो यहाँ अगर आप ऐसे 2 इंडेक्स फिंगर से और मिड फिंगर से पैल्पेट करोगे तो यहाँ पर आपको एक फड़क 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 मिलेगी। तो वो जो फड़क 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 है ना, वो कौन सी आर्टरी है? उस आर्टरी का नाम है टेम्पोरल आर्टरी। क्या नाम है? टेम्पोरल आर्टरी। ठीक है, यहां पर आपकी टेम्पोरल आर्टरी आपको मिलती है। फिर अगर हम थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पे ये होता है हमारा क्या, ये होता है यहाँ पे हमारा ट्रेकिया। ट्रेकिया के जस्ट इस साइड पर, यहाँ पर आप पल्स फील करते हो ना, जब कोई इंसान का हमें ये डिक्लेयर करना है हॉस्पिटल्स में स्पेशली कि वो डेड है कि नहीं, तो क्या डिक्लेयर करते हैं? सबसे पहले ये सारे पल्स पॉइंट्स चेक करते हैं, उसमें से ये पॉइंट सबसे लास्ट में चेक करा जाता है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पल्स पॉइंट को हम बोलते हैं बच्चों कैरोटिड आर्टरी। क्या बोलते हैं? कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी जो है, नाम से आप याद रखो, एक और तरीका है, गाजर होती है ना, सी फॉर कैरेट, सी फॉर कैरोटिड। कैरेट जो है हम कहाँ से खाते हैं? मुंह से खाते हैं, मुंह से गले में ही तो जाएगी, गले से नीचे जाती है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? सी फॉर कैरोटिड, सी फॉर कैरोटिड आर्टरी। टी से याद रखो टेम्पोरल, यहाँ पे टेम्पल होता है ना, कहते हैं ना टेम्पल, तो टेम्पल से टेम्पोरल आर्टरी, कैरेट से कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाएं तो हमारे चेस्ट रीजन पे लेफ्ट साइड पर भी एक आर्टरी प्रेजेंट होती है बच्चों। लेफ्ट साइड पे भाई कौन सी आर्टरी होती है? हमारी एपिकल आर्टरी। कौन सी होती है बच्चों? एपिकल आर्टरी। ठीक है, अगर हमें इसे पैल्पेट करना हो तो ये कहाँ होती है? अभी हम बता देते हैं बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, अगर हम बात करें हमारी एपिकल आर्टरी की, तो हमारी एपिकल आर्टरी ठीक है,
अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी एपिकल आर्टरी भाई कहाँ पर है? अरे यहाँ तो समझ में ही नहीं आ रही, तो मैं काम करती हूँ, कोई ऐसा डायग्राम दिखाती हूँ जहाँ से आपको इजीली पता चल जाए। हाँ जी, यहाँ से आपको पता चलेगी आपकी एपिकल आर्टरी। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें हमारे रिब केज की, जो कि हमारा स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, जो स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, इसके हर एक हड्डी को हम क्या बोलते हैं? रिब्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं रिब्स। अब दो हड्डी के बीच का जो गैप होता है, इस गैप में हमारी मसल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? मसल्स प्रेजेंट होती हैं। और इस एम्प्टी स्पेस को हम पता है क्या कहते हैं? इस एम्प्टी स्पेस को बच्चों हम बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरकोस्टल स्पेस। इसका मतलब है दो हड्डी, मतलब कि दो रिब्स के बीच का गैप। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें, हम तो एपिकल पल्स ढूंढ रहे थे, तो एपिकल पल्स कहाँ होती है? एपिकल पल्स होती है हमारी लेफ्ट साइड में। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो लेफ्ट साइड में अगर मैं फिंगर से पैल्पेट करती हूं, यहाँ सेंटर में मेरा क्या है? यहाँ पर एक हमारी बोन होती है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। स्टर्नम से मैं लेफ्ट साइड पे जाऊंगी और जो मेरी सबसे पहली बोन है, दिस इज द क्लैविकल बोन। क्लैविकल बोन से पैल्पेट करती हुई पहले वाले इंटरकोस्टल स्पेस में जाऊंगी, फिर दूसरा वाला लूंगी, तीसरा लूंगी, चौथा लेके फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, मतलब कि मैं इस साइड पे लैटरली, ठीक है, इस सेक्शन का सेंटर एक्सिस, वहां पर मुझे क्या मिलेगी? मेरी एपिकल पल्स। क्या मिलेगी बच्चों? मेरी एपिकल पल्स मुझे वहीं पर मिलेगी। ठीक है, एपिकल पल्स मैं तुम लोगों को क्यों बता रही हूं? एपिकल पल्स जो है हमारा जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसको देने से पहले, देने के बाद हमें क्या होता है? पेशेंट की एपिकल पल्स मॉनिटर करनी होती है। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर क्या है हमारा? ये सुंदर सा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम हार्ट। हार्ट के पास होती है ये एपिकल पल्स। ठीक है, जैसे हम कोई ऐसी मेडिसिन दे रहे हैं, डायूरेटिक्स दे रहे हैं, जैसे कि पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक, ठीक है, ये फार्माकोलॉजी में आएगा आपका। तो जो पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स है, उनको देने से पहले हमें पेशेंट की एपिकल पल्स चेक करनी होती है। अगर किसी भी पेशेंट की एपिकल पल्स 60 बीट्स पर मिनट से कम आ रही है, 60 बीट्स पर मिनट से कम आ रही है, इसका मतलब ये है कि हम वो मेडिसिन पेशेंट को नहीं दे सकते। अगर हम देंगे, क्यों? क्योंकि पोटेशियम स्पैरिंग मेडिसिन खाने की वजह से पेशेंट का वैसे ही पल्स जो है घटता है। ठीक है, और ऑलरेडी किसी पेशेंट की पल्स घटी हुई है तो फिर हम उस पेशेंट को क्या करें? उस पेशेंट को वो मेडिसिन हमें नहीं देनी। ठीक है, और अगर किसी भी पेशेंट की पल्स कम आ रही है तो हम उसे कभी भी ये नहीं देंगे। समझ में आ रहा है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई आपकी एपिकल पल्स। ठीक है, और कौन सी पल्स पढ़ी थी भाई हमने कौन कौन सी पल्स पढ़ ली बच्चों? हमने पढ़ लिया हमारी टेम्पोरल आर्टरी, हमने पढ़ ली हमारी कैरोटिड आर्टरी कहाँ होती है, ये भी पढ़ ली। नेक्स्ट पढ़ ली हमने एपिकल आर्टरी। एपिकल आर्टरी का क्या महत्व है, ये भी बच्चों हमने पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम और नीचे जाएं, पहले तो हम आते हैं हमारे हाथों पे। हाथों में हमारी 3 आर्टरीज होती हैं। पता था आपको? नहीं पता था? कोई बात नहीं, आज हम बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज दी आर्म ऑफ अ पेशेंट। ठीक है, जैसे कि ये किसी का आर्म है। ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है, बट
क्लैरिटी, जो चीज मैं समझा रही हूं उसको समझने की कोशिश करना बच्चों, ठीक है। तो अगर हम बात करें पेशेंट के किसी के हाथ की, तो यहाँ पर एक सेंटर पे एक आर्टरी प्रेजेंट होती है, इस रीजन को, ये जहां से हम अपना ये एरिया, हमारा हाथ मोड़ते हैं, इस मोड़ने वाले एरिया को हम कहते हैं एंटीक्यूबिटल फॉसा। क्या बोलते हैं? एंटीक्यूबिटल फॉसा। इससे 3 उंगली ऊपर, इससे एंटीक्यूबिटल फॉसा से 3 उंगली ऊपर, यहां अगर मैं पैल्पेट करूंगी, यहां पर मतलब कि 3 उंगली ऊपर अगर मैं यहां पर पैल्पेट करूंगी, तो मुझे मेरी क्या मिलेगी? एक पल्स मिलेगी, जिस पल्स का नाम है ब्रेकियल आर्टरी। क्या नाम है बच्चों? ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, समझ में आ गया? ब्रेकियल आर्टरी मुझे मेरी यहां मिलेगी। तो जब हम किसी का बीपी चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर की मशीन लगाते हैं ना, कफ हाथ में बांधते हैं, तो कफ जहां हम बांधते हैं वहां क्या होता है? वहां हमारी ब्रेकियल आर्टरी होती है बच्चों। इसी से पता चलता है पेशेंट का ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है। ठीक है, ये हो गई आपकी ब्रेकियल आर्टरी। फिर उसके बाद अब हम आ जाते हैं हमारे हाथ में। जो ये ब्रेकियल आर्टरी है, ये आगे जाके 2 सेक्शंस में डिवाइड हो जाती है। ये आर्टरी आगे जाके 2 एरियाज में या फिर 2 हिस्सों में अपने आप को बांट लेती है। ठीक है, ऐसा वाला हिस्सा जहां पर थंब है, मतलब कि ये आर्टरी यहां से आके एक तो थंब की तरफ चली गई और एक मेरी कौन सी फिंगर है? लिटिल फिंगर, वहां तक चली गई। ठीक है, तो अगर जो मेरा एक चीज याद रखो, एक कहावत है, थंब इज ऑलवेज राइट। क्या कहावत है बच्चों? थंब इज ऑलवेज राइट। थंब इज ऑलवेज राइट में टी पे फोकस करो और आर पे फोकस करो। थंब मतलब मेरा अंगूठा, अंगूठे के साइड कौन सी आर्टरी होगी? आर से। जो हम चेक करते हैं बाहर की तरफ जो होती है, ये वाली आर्टरी, इसको हम क्या कहते हैं? ये बच्चे का थंब है, यहाँ पे होती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोल देते हैं बच्चों रेडियल आर्टरी। क्या बोलते हैं? रेडियल आर्टरी बोल देते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, सारे पल्स पॉइंट्स पता होना चाहिए। ठीक है, हमारा हम लोग ऐसे हैं, हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि वी आर डीलिंग विद ह्यूमंस डेली। ठीक है, तो ह्यूमन से डील करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी लाइफ कॉम्प्रोमाइज करें। लाइफ कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि चांसेस है फिर उनके डेथ की। तो हम नहीं चाहते हमारा कोई भी पेशेंट को डेथ हो, कोई नहीं चाहता, कोई स्टाफ ये नहीं चाहता कि मेरा पेशेंट एक्सपायर हो जाए। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई कोई ऐसी कंडीशंस होती हैं, कोई कोई ऐसी बीमारियां होती हैं कि आप डेथ को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो सिनेरियो अलग हो जाता है। लेकिन हमारा मेन मोटिव या मेन कोशिश यही रहनी चाहिए कि पेशेंट की डेथ ना हो बच्चों। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर दोबारा बता रही हूं मैं, है ना, बार बार यही चीज बोलनी पड़ेगी, मुझे लग रहा है। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना जरूरी है। ठीक है, आगे कामयाब बनना है, ग्राफ को अपने बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे? क्या करना है भाई? आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई करनी है और क्या करना है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है। तो ये हमने कौन कौन सी आर्टरीज पढ़ी? हमने पढ़ ली रेडियल आर्टरी। और नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया कहावत, थंब इज ऑलवेज राइट। ठीक है, तो यहाँ पर उस रेडियल आर्टरी का नाम भी एक बोन के ऊपर है, जिसको कहते हैं हम रेडियस। रेडियस बोन होती है हमारी हाथ में, वो भी इसी साइड होती है। उसी के साथ जो आर्टरी बह रही है उसको हम कह देते हैं बच्चों रेडियल आर्टरी। ठीक है, इसके अलावा जो मेरी फिंगर, जो लिटिल फिंगर है, बेबी फिंगर है, उसके साइड पे, इस साइड भी एक आर्टरी होती है। उस आर्टरी को पता है बच्चों क्या कहते हैं? उस आर्टरी को बच्चों बोलते हैं अल्नार आर्टरी। क्या बोलते हैं बच्चों?
अल्नार आर्टरी बोलते हैं उसको। अल्नार आर्टरी होती है, अल्नार यहाँ बोन होती है, उसके नाम से यहाँ पर अल्नार आर्टरी होती है। इस साइड होती है थंब की साइड रेडियस आर्टरी, और दूर जो बची हुई दैट इज दी अल्नार आर्टरी। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है। तो ये 3 आर्टरीज हमारे हाथ में मौजूद होती हैं। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आर्टरी आ जाती है, हम अगर थोड़ा सा नीचे आए तो हमारे एब्डोमेन के साइड में, मतलब कि इंग्वाइनल, जो जहां पर जेनिटल्स प्रेजेंट होते हैं, जहां पर प्राइवेट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, उसके साइड्स में, मतलब कि उसके लैटरल में, साइड्स में, दोनों साइड्स में फीमर जो होती है एक बोन होती है विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। क्या कहते हैं उसको? फीमर। फीमर के नाम पर ही इस आर्टरी का नाम है बच्चों, क्योंकि फीमर के पास से तैर रही होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम फीमोरल आर्टरी। क्या बोलते हैं बच्चों? फीमोरल आर्टरी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो फीमोरल आर्टरी का क्या काम होता है? ये साइड से तैरती है। ठीक है, एक और चीज मैं इन सब चीजों से अलग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूं कि क्या डिफरेंस होता है वेन और आर्टरी के बीच में। आर्टरी जो होती है वो हाई प्रेशर वाली होती है, वेन होती है हमारी, उसमें प्रेशर नहीं होता। अब हॉस्पिटल्स में जो कैन्युला लगता है पेशेंट को, वो कहाँ लगता है? वो वेन में लगता है बच्चों, आर्टरी में नहीं लगाना। ध्यान रखना, अगर किसी पेशेंट की आर्टरी आपने प्रिक कर दी तो उसको बंद करने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों लगाना पड़ेगा? देखो एक सिनेरियो से समझते हैं। एक एग्जांपल है, पिक्चरों में दिखाते हैं, ज़ॉम्बीज वाली पिक्चर हो गई, या कोई भी कॉमेडी मूवी हो गई, या ऐसी वाली पिक्चर जो आजकल नेटफ्लिक्स वगैरह पे दिखा रहे हैं, किलिंग एंड वायलेंस। ठीक है, वायलेंस वाली कोई पिक्चर हो गई, उसमें हमेशा ऐसे दिखाते हैं कि किसी ने किसी को चक्कू मारा या कुछ भी मारा तो उसके ऐसे फटके ऐसे वेन निकल रही है, ब्लास्ट हो रही है जैसे वेन। तो जो वो ब्लास्ट होने वाली वेन है वो कौन सी है? हमारी आर्टरी है बच्चों। ठीक है, तो आर्टरी जो होती है हमारी हाई प्रेशर वेन होती है। ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। अगर वो फूट गई या फिर किसी भी रीजंस की वजह से पंक्चर हो गई, ठीक है, तो पंक्चर होने की वजह से तब हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे गॉस पीसेस लेके कम से कम आधा घंटा हमें वहां प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब भी रिस्क है कि वो दोबारा से ब्लीड कर जाए। ठीक है, तो ये चीज का बच्चों ध्यान रखना है। यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन दी किसके बीच में? वेन्स और आर्टरीज के बीच में। और एक और बात ऐड कर देती हूँ, वेन और आर्टरीज दोनों आके कहाँ पर मिलती हैं? दोनों को एक चीज है जो दोनों का कनेक्शन बनाती है। उस कनेक्शन को क्या कहते हैं बच्चों? उस कनेक्शन को हम बोलते हैं कैपिलरीज। क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिलरीज। कैपिलरीज जो है वो आर्टरीज और वेन्स दोनों का कनेक्शन बनाती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आर्टरीज और वेन्स। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे हम वापस आ जाते हैं हमारी अल्नार आर्टरी पे। तो अल्नार आर्टरी तो हमने अच्छे से पढ़ ली कहाँ होती है, इसकी लोकेशन आपको पता होनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हमारी फिमोरल, हम पढ़ रहे थे है ना, हाँ, तो मुझे याद आ गया भाई, फिमोरल आर्टरी हम पढ़ रहे थे। तो फिमोरल आर्टरी की अगर हम बात करें तो फिमोरल आर्टरी हमने पढ़ा था कि फीमर बोन के पास होती है, लैटरल साइड्स में होती है। ठीक है, तो वो हो गई हमारी फिमोरल आर्टरी। अब हम आते हैं थोड़ा सा और नीचे। ठीक है, हमारा जो घुटना होता है, नी पे एक बोन होती है ना, उस बोन को हम कहते हैं पटेला। क्या बोलते हैं बच्चों? पटेला। पटेला के पीछे एक आर्टरी प्रेजेंट होती है बच्चों। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आएगा हम प्रॉपर लोकेशन बताएंगे आपको कहाँ होती है। ठीक है, अगर कभी जरूरत पड़े तो यू कैन पैल्पेट। ठीक है, तो कहाँ गई भाई हमारी, हम ढूंढ लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बता देते हैं आपकी आर्टरी जो घुटने के पीछे होती है। ठीक है, जो हमारी आर्टरी, ऐसी आर्टरी जो हमारी घुटने के पीछे प्रेजेंट होती है बच्चों, उनको हम कहते हैं पोप्लीटियल आर्टरी। क्या बोलते हैं बच्चों? पोप्लीटियल आर्टरी बोलते हैं उसको। ठीक है, कहाँ होती है एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको, सो दैट यू हैव अ क्लैरिटी। देखो, अब अगर कोई इंसान ऐसे खड़ा है,
ठीक है, उल्टा खड़ा है, तो घुटने के पीछे जो बिल्कुल सेंटर है, जैसे कि ये घुटना है, कहाँ गई भाई, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा जो, अगर हम आर्टरी की बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें इस पेशेंट की, ठीक है, इसके पीछे, पीछे का हिस्सा है ना, ये पीछे का हिस्सा, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे अगर मैं पैल्पेट करूंगी तो मुझे मेरी पॉपलीटियल आर्टरी मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, हमें सारे पल्स पॉइंट्स पता होने जरूरी हैं। क्यों जरूरी हैं? फॉर एग्जांपल कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, हम हर बार पेशेंट की रेडियल आर्टरी नहीं चेक कर सकते। कई बार ऐसे केसेस होते हैं, जैसे एक्सीडेंट केसेस, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, जैसे कि पेशेंट जो है गाड़ी के नीचे फंसा हुआ है, ठीक है, उसका अपर बॉडी गाड़ी के नीचे फंसा हुआ है, तो आप कैसे उसकी पल्स चेक करोगे? हाथ तो उसका अंदर चला गया, फिर कैसे हम चेक करेंगे? हम पेशेंट की पॉपलीटियल आर्टरी या फिर अगर फिमोरल आर्टरी एक्सपोज्ड है तो वहां से हम उसकी पल्स पैल्पेट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। तो यहां होती है हमारी कौन सी आर्टरी बच्चों? ये होती है हमारी पोपलीटियल आर्टरी। क्या होती है बच्चों? पोपलीटियल आर्टरी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारी एक और आर्टरी होती है जो हमारे पैर में होती है। हमारा जो पैर का अंगूठा होता है ना बच्चों, देखो आपको मैं यहीं बता देती हूँ। ठीक है, ठीक है, यहां बता देती हूँ। जैसे कि ये हमारा पैर है, ठीक है, ये हमारा पैर है, फॉर एग्जाम्पल ये घुटना है, सॉरी घुटना नहीं है, ये हमारा नखून है, मोटा वाला नखून एक पैर का, ठीक है, बड़े वाला नखून, 2 3 4, 4 ही तो होते हैं, 5 होती है ना उंगलियां पैर में। ठीक है, ये हो गई हमारा पैर। ठीक है, अगर हम बात करें पैर की, मेरे को लग रहा है अच्छे से यहाँ दिख नहीं रहा, तो हम काम करते हैं कहीं और बताते हैं आपको ढंग से। ठीक है, तो अगर हम बात करें हमारे पैर, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पैर है, ठीक है, ये पैर है किसी पेशेंट का। ठीक है, तो मतलब ये मेरा कौन सा वाला पैर है? ये वाला मेरा राइट पैर है, राइट फुट। तो राइट फुट में ये मेरा बड़े वाला नखून है, बाकी सारे मेरे छोटे छोटे नखून हैं। भाई ड्राइंग का मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्ञान इंपॉर्टेंट होता है, ज्ञान कभी किसी का जाया नहीं जाता। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी, दोनों जो मेरा टो नेल है, इसको हम कहते हैं टो, टो है, और जो मेरी फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट जो हमारी फिंगर आ रही है, उन दोनों के बीच में मैं क्या करूंगी? एक इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ करूंगी। इस इमेजिनरी एक्सिस पे मैं कहीं पर भी पैल्पेट करूं तो मुझे क्या मिलेगी? मुझे एक आर्टरी मिलेगी। कौन सी आर्टरी मिलेगी बच्चों? वो मिलेगी डोर्सालिस। कौन सी बच्चों? डोर्सालिस पेडिस। क्या मिलेगी? डोर्सालिस पेडिस। पेडिस से पता चल जाएगा कि पैर की आर्टरी है, पेडिस, पी फॉर पैर, पी फॉर पेडिस। ठीक है, डोर्सालिस का मतलब होता है हमारे जो पैर है, पैर का ऊपरी हिस्सा। मतलब कि अगर मैं अपनी पल्स, अपनी खुद की पल्स पैल्पेट करूं तो मेरे पैर का जो ऊपर का तला है, ठीक है, जहां पर खून होता है वो वाला तला है, ठीक है, वहां पर मैं इस एंगल से यहां अगर पैल्पेट कर रही हूं तो मुझे क्या मिलेगी बच्चों? मेरी डोर्सालिस पेडिस नाम की आर्टरी मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे होते हैं बच्चों आपके 9 पल्स पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें पल्स की, पल्स हमने सारी पढ़ ली, मैं उनकी शॉर्ट फॉर्म्स लिख देती हूँ सो दैट आपको क्लैरिटी होगी। कौन कौन सी पल्स हमने पढ़ी है? हमने ऊपर से पढ़ी है टेम्पोरल आर्टरी, फिर कौन सी पल्स पढ़ी है?
फिर हमने पढ़ी थी कैरोटिड आर्टरी, फिर हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा और नीचे आए हमने पढ़ी थी एपिकल आर्टरी, फिर और नीचे आए तो हमने और क्या पढ़ी, हमने हाथ में 3 आर्टरीज पढ़ी थी, कौन कौन सी, ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, और कौन सी पढ़ी थी बच्चों, अल्नार आर्टरी, और क्या पढ़ा था हम, अगर हमारे फिमोरल रीजन पे या फिर हमारे कहाँ पर चले गए, कौन से रीजन पे, हमारे एब्डोमेन से नीचे चले गए, फीमर वाले रीजन पे चले गए, वहां हमने पढ़ी फीमोरल आर्टरी, फिर उसके बाद और नीचे चले गए, कौन सी पढ़ी, पॉप्लीटियल आर्टरी, और फिर कौन सी पढ़ी हमने लास्ट वाली, डोर्सालिस पेडिस। ठीक है, तो कितनी आर्टरी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये सारे 9 पल्स पॉइंट्स बच्चों आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें, हमने पढ़ा था कि एपिकल पल्स जो होती है, अगर किसी की 60 बीट्स पर मिनट से कम जा रही है तो हम क्या करेंगे, तो हमें जो भी हम मेडिसिन दे रहे हैं, कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं, ऐसी मेडिसिन जिससे पेशेंट की पल्स कम हो जाती है, वो मेडिसिन हमें नहीं देनी। ठीक है, लेकिन हमने उसकी 60 से कम जाए तो नहीं देनी, लेकिन हमें तो भाई नॉर्मल रेंज ही नहीं पता, पल्स की नॉर्मल रेंज क्या होती है, हमने तो पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, तो नॉर्मल पल्स की रेंज कितनी होती है आपकी, पल्स की, जिसको हम कहते हैं पल्स रेट। ठीक है, मतलब कि 1 मिनट में कितनी पल्स आ रही है, कितनी बीट्स, कितनी बार वो फट 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 कर रही है। ठीक है, तो पल्स रेट नॉर्मल रेंज होती है 75 से 85 बीट्स पर मिनट। ठीक है, वो भी 1 मिनट, पर मिनट क्यों लिखा है, मतलब 1 मिनट के अंदर कितनी पल्स जा रही है, 60, मतलब कि 75 से 85 बीट्स पर मिनट हमारी क्या जा रही है बच्चों, पल्स जा रही है। ठीक है, अब पल्स अगर ज्यादा हो गई फिर मुसीबत, नहीं हो गई, कम हो गई तो फिर मुसीबत। तो उसके लिए क्या क्या वर्ड्स होते हैं, हमारे आपको मेडिकल टर्म्स बच्चों पता होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कुछ मेडिकल टर्म्स पढ़ेंगे हमारी पल्स की। ठीक है, अगर हम बात करें हमारी पल्स की तो इसमें हमें कहीं भी और आगे भी ये यूज होगा। ठीक है, तो पल्स के बारे में अगर हम बात करें, 2 टर्म्स होती है, एक होती है आपकी ब्रैडी, ठीक है बच्चों, और एक होती है टैकी। क्या होती है बच्चों, टैकी। एक होती है बच्चों ब्रैडी और एक होती है बच्चों टैकी। ठीक है, ब्रैडी हमेशा वहीं पर हम ये टर्म यूज करते हैं जब कोई चीज लो हो गई है बच्चों। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है, कोई भी चीज लो हो गई है तो हम क्या कहते हैं, उसको ब्रैडी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और अगर कोई चीज बहुत ज्यादा हाई हो गई है तो बच्चों उसको क्या बोलेंगे, हम बोलते हैं टैकी। क्या बोलते हैं बच्चों, टैकी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको 2 टर्म्स पता होनी जरूरी हैं। तो अगर हम आए हमारे मेन टॉपिक पे, तो अगर हम बोलें उसके बारे में, पल्स के बारे में, तो अगर पल्स हाई है, हाई पल्स रेट, मतलब कि आप पेशेंट की पल्स चेक करने गए, फॉर एग्जांपल कोई नर्सिंग स्टाफ है, वो गई पेशेंट की पल्स चेक करने, वाइटल्स चेक कर रही थी, उसने पेशेंट का जब पल्स चेक करा, कैसे, ऐसे करके 5 मिनट, मतलब 1 मिनट तक उसने पल्स काउंट करी, 1 2 3 ऐसे करके उसने काउंट करी, तो उसने ये देखा कि किसकी पल्स कितनी आ रही है, इसकी पल्स फॉर एग्जांपल 78 आ रही है। ठीक है, किसी इंसान की 78 पल्स आ रही है, तो क्या मतलब है, ये नॉर्मल है, क्योंकि हमने नॉर्मल रेंज तो पढ़ा है, कितना है, 75 से 85 बीट्स पर मिनट। ठीक है, लेकिन अब अगर कोई पेशेंट और है, ठीक है, कोई दूसरी सिस्टर गई, तो दूसरी सिस्टर 1 घंटे के बाद गई, उसने देखा उसकी पल्स आ रही है कितनी, उसकी पल्स आ रही है 50 बीट्स पर मिनट। ठीक है, तो 50 बीट्स पर मिनट का क्या मतलब है, मतलब कि किसी की पल्स जो है वो कम आ रही है। तो कम आ रही है तो उसके लिए एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं ब्रैडी। हमने पढ़ा था कि ब्रैडी का मतलब होता है लो।
ठीक है। लेकिन पल्स जो है हमेशा, अगर हम कहीं पर भी पल्स वर्ड यूज कर रहे हैं तो पल्स हमेशा हमारे हार्ट से जुड़ी होती है। ठीक है, ये तो पता है। ठीक है, क्योंकि हार्ट भी हमारा पंप करता है, पट टक 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 आवाज आती है हार्ट की जब हम सुनते हैं, और हमारी पल्स भी टक 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 करती है। इसलिए हमने इसके साथ एक और वर्ड जोड़ दिया, ब्रैडी, साथ में कार्डिया। क्या जोड़ दिया? कार्डिया। ब्रेडी का मतलब होता है लो, कार्डिया का मतलब होता है हमारा पल्स रेट बच्चों। हाँ जी, ध्यान रखना है ये सब चीजों का। अब क्या हो रहा है, पेशेंट जा रहा है ब्रेडी कार्डिया में, मतलब कि पल्स लो हो गई है। तो हम क्या करेंगे, उसका मैनेजमेंट करेंगे भाई, इलाज करेंगे भाई, क्यों पल्स जा रही है, ऐसी मेडिसिन देंगे जिससे पल्स पेशेंट का हाई हो जाए। ठीक है बच्चों, ये चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये हो गया आपका ब्रेडी कार्डिया। इसके अलावा हमने एक और चीज पढ़ी थी ना, ये तो हो गया जब पल्स रेट जो है, ठीक है, एक करेक्शन बच्चों, ठीक है, मैंने यहां लिखा है हाई पल्स रेट। हाई पल्स रेट नहीं है बच्चों, मैंने तो आपको एग्जांपल बताया था लो पल्स रेट का। ठीक है, तो लो पल्स रेट की अगर हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं बच्चों ब्रेडीकार्डिया। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रेडीकार्डिया, मतलब कि लो पल्स रेट। ठीक है, जैसे कि पेशेंट का पल्स रेट कितना आ रहा था, एग्जाम्पल 50 बीट्स पर मिनट, तो मतलब पेशेंट का पल्स घट गया है, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें मैनेजमेंट करेंगे उसका। एक तो ये सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो होता है आपका जब किसी का पल्स जा रहा है हाई पल्स रेट। क्या जा रहा है? हाई पल्स रेट। तो हाई पल्स रेट को हम क्या बोलते हैं? हाई पल्स रेट को बच्चों हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। क्या बोलते हैं बच्चों? टैकीकार्डिया बोलते हैं। मतलब कि हाई पल्स रेट, किसी का पल्स बहुत ज्यादा हाई आ रहा है। ठीक है, मतलब कि आपने पल्स चेक करी, पल्स टक 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 बहुत जोर से चल रही है, आपने काउंट करी 1 मिनट तक, तो कितनी आ रही है? 1 मिनट में आ रही है 120 बीट्स पर मिनट। तो ये नॉर्मल है? नहीं बच्चों, ये नॉर्मल नहीं है। एडल्ट्स में 75 से 85 बीट्स पर मिनट जो है वो नॉर्मल रेंज होती है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो मामला बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पर पल्स बहुत ज्यादा हाई आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसका भी इलाज करेंगे भाई। ठीक है, इसका भी हम मैनेजमेंट करेंगे। तो ये सारे वायरल मार्कर्स, मतलब कि ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप पेशेंट का वाइटल्स चेक करने जा रहे हो, टेम्परेचर चेक करने जा रहे हो, पल्स चेक करने जा रहे हो, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, आप बस चेक करके आ जाओगे और बस हाँ बैठ गए, तो उससे बच्चों कुछ नहीं होगा, पेशेंट की लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। एंड देन यू हैव टू आंसर कि आपने क्यों नहीं बताया स्टाफ को, अगर प्रॉब्लम हो रही थी डॉक्टर को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, तो ये फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लो पल्स रेट के बारे में। हमने टेम्परेचर पढ़ लिया, हमने पल्स पढ़ ली, और क्या पढ़ा बच्चों? हमने टेम्परेचर पढ़ लिया और पल्स पढ़ ली। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन मतलब कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेथ्स पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट में कितनी सांस ले रहा है कोई पेशेंट। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन, और उस रेट को हम कहते हैं रेस्पिरेशन रेट। क्या बोलते हैं बच्चों? रेस्पिरेशन रेट बोलते हैं उसको। इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है बच्चों? इसकी नॉर्मल रेंज होती है, कितनी होती है? इसकी नॉर्मल रेंज होती है 16 टू 18 ब्रेथ्स पर मिनट। मतलब कि कोई एक इंसान है जो 1 मिनट में 16 से 18 ब्रेथ्स दे, मतलब सांस ले रहा है।
ऐसे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये हो गया हमारा नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है, रेस्पिरेशन रेट। इसके अलावा अब अगर इसमें भी प्रॉब्लम आती है, हम इसमें भी ब्रैडी और टैकी यूज करेंगे बच्चों, लेकिन रेस्पिरेशन वर्ड में एक हमारा मेडिकल टर्म आता है, दैट इज निया, इसको हम कहते हैं निया, ठीक है। पी बच्चों इसका साइलेंट होता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। निया वर्ड हम इसमें ऐड करेंगे। निया इज ऑलवेज रिलेटेड विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से ये रिलेटेड होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी सिस्टम की हमने नॉर्मल रेंज पढ़ ली। इसके बाद हम बात करेंगे, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब क्या 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 कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, या तो किसी का रेट ऐसे कोई सांस ले रहा है बहुत जोर से, या फिर बहुत स्लो रेस्पिरेशन है, ये हो सकता है, या फिर सांस नहीं आ रही किसी को, या फिर पेशेंट गैस्प कर रहा है। तो इसके लिए बहुत सारी बच्चों यहाँ पे क्या होती है, मेडिकल टर्म्स होती हैं, ठीक है। तो हम मेडिकल टर्म्स पढ़ेंगे, जो जो मेडिकल टर्म्स हम यूज करते हैं रिलेटेड टू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले टर्म आती है आपकी, सबसे पहले टर्म आती है आपकी ब्रैडिप्निया। नाम बताया था ना मैंने, ब्रैडी यूज कर रही हूं। नेक्स्ट, पहले मैं लिख देती हूं, पहला आता है आपका ब्रैडिप्निया, दूसरा आता है आपका टैकिप्निया, नेक्स्ट आता है आपका हाइपोक्सिया। नई नई टर्म्स आ रही है बच्चों। एक आता है आपका हाइपोक्सीमिया, क्या आता है बच्चों, हाइपोक्सीमिया। और भी टर्म्स आती है बच्चों, एक आता है डिस्निया, फिर एक आता है एपनिया। देखो निया निया सबके पास आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस से रिलेटेड समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। डिस्निया, एपनिया, और एक और टर्म है इस्कीमिया, ठीक है। हाइपोक्सिया और इस्कीमिया, इन दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें सबसे पहला ब्रैडिप्निया, बच्चों ब्रैडिप्निया का मतलब होता है जब किसी का रेस्पिरेशन रेट जो है नॉर्मल रेंज से बहुत ही कम हो जाए, तो उसको हम बोल देते हैं ब्रैडिप्निया, लो रेस्पिरेशन रेट, ठीक है, लो रेस्पिरेशन रेट। नेक्स्ट है टेकिप्निया बच्चों, टेकिप्निया का मतलब होता है जब किसी का रेस्पिरेशन रेट बहुत ज्यादा बच्चों हाई है, तो उसको बोलते हैं टेकिप्निया। क्या बोलते हैं, टेकिप्निया, हाई रेस्पिरेशन रेट, ठीक है। जैसे कि किसी की ब्रेथ आ रही है 22 ब्रेथ्स पर मिनट या फिर 26 ब्रेथ्स पर मिनट, तो ये नॉर्मल है? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 16 to 18 ब्रेथ्स पर मिनट, ठीक है। 20 तक भी अगर जाता है तो हम उसे नॉर्मल कंसिडर करते हैं, लेकिन किसी की 20 से ज्यादा आ रही है तो वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो हाई रेस्पिरेशन रेट को हम क्या कहते हैं, टेकिप्निया। नेक्स्ट आता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है, इसमें आ रहा है हाइपो, हाइपो का मतलब होता है लो, ऑक्सिया, ऑक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन, मतलब कि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी है तो उसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है, अगर हम मेडिकल टर्म्स में बोलें या इंग्लिश में बोलें तो हम बोल सकते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। नेक्स्ट आता है आपका
ये दोनों मैच हैं, ये नहीं है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आता है, एक तो हो गया हाइपोक्सिया, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी लंग्स के अंदर। नेक्स्ट है हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया भी 2 वर्ड से बन के बना है, 3 वर्ड्स आ रहे हैं वैसे इसमें। एक है हाइपो, हाइपो का मतलब होता है लो, ऑक्सी, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन। ईमिया, ईमिया इज ऑलवेज रिलेटेड विद, हमेशा जब हम ईमिया लास्ट में लगाते हैं इसका मतलब होता है ब्लड, ठीक है। तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी, तो उसको कहते हैं हाइपोक्सीमिया। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइपोक्सीमिया बोलते हैं उसे, ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी। नेक्स्ट, अगर हम किसी को बोले हाइपोक्सीमिया है या फिर हम इस्कीमिया बोले, इस दोनों का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी। इस्कीमिया का मतलब होता है जब ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। इस्कीमिया मतलब कि जो ब्रेन में ब्लड जा रहा है वो ब्लड जो है उसमें ऑक्सीजन की कमी है, तो उसको बोल देते हैं बच्चों हम इस्कीमिया। क्या बोल देते हैं? इस्कीमिया बोलते हैं बच्चों से, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट आते हैं इस टर्म में, जब भी आप हॉस्पिटल में जाओगे पेशेंट्स की फाइल देखोगे, फाइल में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज लिखी होती हैं, कुछ मेडिकल टर्म्स लिखी होती हैं। उन मेडिकल टर्म्स में हमारा सबसे पहले क्या आता है? ज़्यादातर अगर पेशेंट आपके पास लंग से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड कोई समस्या लेके आया है तो उसमें क्या हो सकता है? उसमें ज़्यादातर आप उसकी फाइल में डिस्निया, सीओपीडी, निमोनिया, ये सारी चीज़ें देखोगे, ठीक है। तो डिस्निया का मतलब होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब कि पेशेंट जो है वो गैस्प कर रहा है, लाइक दिस, ऐसे वो गैस्प कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं डिस्निया। पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि उसे सांस नहीं आ रही, तो उसको हम कहते हैं डिस्निया। डिस्निया होने के काफ़ी कारण हो सकते हैं, जैसे कि पहला कारण डिस्निया होने का, गले में कुछ अटकान है या फिर कुछ खाया था गले में अटक गया, पेशेंट ऐसे कर रहा है, उसको ब्रीदिंग नहीं हो रही, तो उस कंडीशन में पेशेंट जो है डिस्निया में आ सकता है। या फिर कोई ऐसी बीमारी है जिस वजह से लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पा रही, उस वजह से भी पेशेंट क्या करेगा? गैस्प करेगा, मतलब कि सांस जोर जोर से लेगा, तो उसको हम कहते हैं गैस्पिंग। तो गैस्पिंग किस में देखने को मिलेगी? गैस्पिंग हमें डिस्निया में देखने को मिलेगी बच्चों, ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आ जाती है एपनिया। एपनिया का मतलब क्या है? इसमें 2 टर्म्स आ रही है, एक है ए, एक है निया। हमने तो पढ़ा था निया का मतलब होता है ऑलवेज रिलेटेड विद दी रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेकिन ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब सीधा सा होता है एब्सेंट, ठीक है, मतलब कि नहीं आ रही, ठीक है। एब्सेंट का मतलब हो जाएगा, अब एपनिया का मतलब होता है मतलब कि पेशेंट को सांस ही नहीं आ रही, नो ब्रेथ, ठीक है। एपनिया का मतलब होता है बच्चों नो ब्रेथ। क्या होता है बच्चों इसका मतलब? नो ब्रेथ, मतलब कि सांस नहीं आ रही बिल्कुल भी, ठीक है। मतलब पेशेंट बिल्कुल ऐसे है, लंग्स उसके आपको चेस्ट मूवमेंट नहीं दिखेगा, तो उसको कहते हैं नो ब्रेथ। और इसकी मेडिकल टर्म क्या है बच्चों? इसकी मेडिकल टर्म है हमारी एपनिया, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? तो ये सारे पैरामीटर्स हमें पता होने चाहिए बच्चों अगर हम किसी का रेस्पिरेशन रेट देखने जा रहे हैं। और अगर किसी को हाइपोक्सिया है या फिर हाइपोक्सीमिया है, हमें कैसे पता चलेगा? हम तो पेशेंट की बस रेस्पिरेशन काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसके लिए एक और इंस्ट्रूमेंट आता है जो कि हमारा नेक्स्ट वाइटल साइन है। वो कौन सा है बच्चों? कौन सा है बच्चों? बताओ जल्दी। वो नेक्स्ट वाइटल साइन होता है आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन। क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक करना, ठीक है। अगर आपने छोटी सी मशीन मैंने बताई ना, उंगली पे लगा देते हैं, तो वो लगाने के बाद अगर पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो उसकी रीडिंग कितनी आएगी? पहले तो नॉर्मल रेंज पढ़ लेते हैं। नॉर्मल रेंज होती है उसकी 90 से 100%।
कितनी होती है बच्चों? 90 से 100% होती है। ठीक है, अब अगर किसी की SpO2, उस मशीन का जो लेवल होता है ना, उस लेवल को हम कहते हैं SpO2। ठीक है, सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन सैचुरेशन। ठीक है, सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन सैचुरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? पल्स ऑक्सीजन सैचुरेशन। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें ऑक्सीजन सैचुरेशन की, तो वो 90 से 100% होना चाहिए, यानी कि 90 से 100% होना चाहिए। अगर किसी का आपने उंगली में लगा के पल्स ऑक्सीमीटर लगा के चेक करा और उसकी रीडिंग आ रही है फॉर एग्जांपल 85%, तो क्या यह नॉर्मल है? नहीं नॉर्मल है। ऐसा पेशेंट तो सांस लेने में तकलीफ होगी। ऐसे पेशेंट का फटाफट से हमें मैनेजमेंट करना है, क्योंकि विद इन सेकेंड्स, अगर थोड़ी देर के लिए भी 3 मिनट के बाद अगर हमने 3 मिनट के अंदर लंग्स को रिवाइव नहीं करते तो लंग्स कोलैप्स कर सकते हैं। पेशेंट सांस नहीं लेगा तो पेशेंट गया ऊपर। ठीक है, तो इस चीज का बच्चों ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम क्या इसका इलाज करते हैं? फटाफट से उसको 6 लीटर 7 लीटर्स ऑक्सीजन पर मिनट चलाएंगे, ऑक्सीजन मास्क लगाएंगे उस बच्चे को। ठीक है, उसको ऑक्सीजन मास्क लगाएंगे और फिर उसको फटाफट से ऑक्सीजन स्टार्ट करेंगे, और साथ में उसका ये ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करेंगे कि अब कितना हो गया। लगाने के बाद उसकी रीडिंग भी चेंज हो जाएगी बच्चों, नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन के बारे में। नेक्स्ट आता है आपका पल्स ऑक्सी। पल्स ऑक्सी तो हमने पढ़ लिया। पल्स ऑक्सी एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। जो ये हम ऑक्सीजन सैचुरेशन जो चेक करते हैं ना बच्चों, वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं पता होना चाहिए। जो कोविड-19 में हमने सबसे ज़्यादा यूज़ किया, फ्री में मिल रहे थे लोगों को, सरकार ने फ्री में दिए थे ना। हाँ, वो दिखाती हूँ एक बारी क्या होता है। ये होता है बच्चों पल्स ऑक्सीमीटर। ये छोटा सा होता है ना, देखो, जो उंगली पे लग जाता है बड़े आराम से। ठीक है, इसको कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। देखो, ठीक है, ऐसे लगा देते हैं। इसमें आती है आपकी 2 तरह की रीडिंग। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो 2 तरह की रीडिंग आती है। एक तो हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली, एक तो हम मैन्युअली पल्स चेक करते हैं। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन सैचुरेशन लगा दें तो इसी में हमें पेशेंट की पल्स कितनी है वो भी पता चल जाएगी, और साथ में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कितना है बच्चों वो भी पता चल जाएगा। तो मतलब कि एक इंस्ट्रूमेंट हमने ऐसा यूज कर लिया जिससे हम 2 वाइटल्स नाप सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है बच्चों। तो ये पल्स ऑक्सीमीटर यूज होता है फॉर दी checking of oxygen saturation level in the blood and क्या होता है भाई, पल्स चेक कर रहे हैं ना हम, तो वो चीज। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज हम करते हैं? लास्ट आपका रह गया बच्चों, जो मैंने बताया था अलग से होता है, दैट इज दी पेन मैनेजमेंट। अगर किसी पेशेंट को दर्द हो रहा है तो पेन मैनेजमेंट करना जरूरी है। पेन मतलब पेशेंट को दर्द हो रहा है, तो दर्द के लिए, दर्द को चेक करने के लिए कौन कौन से टूल्स होते हैं? ठीक है, पेन असेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको बच्चे? पेन असेसमेंट बोलते हैं हम इसको। ठीक है, पेन असेसमेंट में बहुत सारे टूल्स आते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन 2 ही टूल होते हैं जो हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो हम पहले वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, 2 होते हैं। एक हो गया आपका पेन स्केल। ठीक है, दूसरा होता है विजुअल एनालॉग स्केल, जिसको हम वास भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, पेन स्केल एंड विजुअल एनालॉग स्केल। पेन स्केल जो होता है इसमें हम नंबर से कैलकुलेट करते हैं कि पेशेंट को कितना दर्द है। हम क्या करेंगे, पेशेंट के पास जाएंगे, पेशेंट के पास जाने के बाद उससे पूछेंगे भाई आपको दर्द हो रहा है? अच्छा, दर्द हो रहा है, कहाँ पर दर्द हो रहा है? वो बताएगा हाँ जी मुझे इस एरिया में दर्द हो रहा है। कैसा दर्द हो रहा है? आपको बार बार दर्द उठ रहा है या फिर कंटिन्यूसली दर्द हो रहा है, या
आपको टच करने पे, आप उस एरिया को टच करोगे तब दर्द हो रहा है, तो वो चीज़ आपको पेशेंट की असेस करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद पेशेंट से पूछेंगे कि अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप 1 से 10 के बीच में या फिर 0 से 10 के बीच में अपने दर्द को कितनी रेटिंग दोगे, ठीक है। जैसे हम लेते नहीं है, फीडबैक्स लेते हैं, ठीक है, कॉलेजेस में फीडबैक लिया जाता है, ठीक है। तो फीडबैक में क्या लेते हैं, पूछते हैं ना कि हाँ जी कैसा लगा आपको, आपको ये सेशन जो भी आपने चीज़ खरीदी है तो कैसा लगा, सही है कि नहीं है, तो वो चीज़, ठीक है। तो हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको पेन हो रहा है तो 1 से 10 के बीच में कितना दर्द हो रहा है। 0 का मतलब होता है नो पेन, क्या होता है, नो पेन। 10 का मतलब होता है सबसे सीवियर हाई पेन, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट बोल रहा है कि मुझे 6 आउट ऑफ 10 पेन हो रहा है, दैट मीन्स पेशेंट को मॉडरेट पेन हो रहा है। जो इसकी रेटिंग्स हैं हमारी 0 से 10 तक होती है। 0 का मतलब होता है नो पेन, ठीक है। फिर आता है हमारा माइल्ड पेन, ठीक है, 0 से 3, ठीक है, मैं बता देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। 0 से 3 होता है आपका, 0 मतलब नो पेन, 0 से 3 होता है आपका माइल्ड पेन। क्या होता है, माइल्ड पेन, हल्का सा दर्द हो रहा है या फिर हल्का सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है। नेक्स्ट हो गया 3 से 6, ये होता है मॉडरेट पेन। क्या होता है बच्चों, मॉडरेट पेन होता है ये, मतलब कि थोड़े से ज़्यादा, मतलब कि ऐसा दर्द हो रहा है कि हाँ आप सहन कर पा रहे हो, ऐसा पेन, तो उसको हम कहते हैं मॉडरेट पेन। नेक्स्ट होता है आपका 6 से 10 के बीच में, जिसको हम बोलते हैं सीवियर पेन, ठीक है। ऐसा पेन जो बर्दाश्त के बाहर है उसको हम बोल देते हैं सीवियर पेन। फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी में, डिलीवरीज के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो 3rd ट्राइमेस्टर होता है उस टाइम पे मदर्स को कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। तो एक टाइम आता है कि ज़्यादा तेज़ नहीं होती, तो कॉन्ट्रैक्शंस में उसका पेन स्केल से पूछ सकते हैं कि भाई आपकी कितना दर्द हो रहा है। वो बोलेगी, फॉर एग्जाम्पल वो बोलेगी 4 हो रहा है या फिर 3 हो रहा है, या फिर अब जब डिलीवरी का टाइम आ गया कह सकती है मेरे को 8 हो रहा है, 9 हो रहा है, बहुत बर्दाश्त के बाहर है। तो वो चीज़ क्या हो गया, हम पेन स्केल से मेजर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका विजुअल एनालॉग स्केल। विजुअल एनालॉग स्केल तो देखते ही आपको एक फोटो दिखाऊंगी, उसी से आपको याद हो जाएगा भाई हाँ जी यही होता है विजुअल एनालॉग स्केल। जो आपका विजुअल एनालॉग स्केल होता है, मैं एक बार दिखा देती हूँ क्या होता है। विजुअल एनालॉग स्केल जो होता है इसमें हम पेशेंट को पिक्चर्स दिखाते हैं बच्चों, क्या दिखाते हैं, पिक्चर दिखाते हैं उसमें सारी, कि इस पिक्चर में से आपको कौन सा लगता है कि आपका ही वो है, ठीक है। ये देखो बच्चों मैं दिखाती हूँ इसमें, ये फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है। ये सारे आपके विजुअल एनालॉग स्केल्स हैं बच्चों, ठीक है। विजुअल एनालॉग स्केल का मतलब है कि 0 का मतलब नो पेन। अब अगर हम उससे नंबर पूछ रहे हैं तो 0 से 10 के बीच में पूछेंगे तो वो हो गया हमारा पेन स्केल। लेकिन आप पेशेंट को पिक्चर दिखा के पूछ रहे हैं, हाँ जी इतना दर्द हो रहा है, ये ग्रीन वाला है मतलब कि पेशेंट को पेन नहीं है। फिर आता है आपका हल्का सा, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, फिर लिटिल थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है कि बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली पेशेंट से हम क्या ले सकते हैं, पेशेंट से पेन का असेसमेंट ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम पेन का असेसमेंट करते हैं। अब पेन का मैनेजमेंट क्या होता है, पेन का मैनेजमेंट जो है पेशेंट की साइट पे डिपेंड करता है, किस साइट पे हो रहा है, किस तरह का हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो है मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी को आँख के अंदर दर्द हो रहा है तो हम क्या वहाँ आइस पैक लगा सकते हैं, आँख के अंदर दर्द हो रहा है लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते ना, वहाँ अंदर कहाँ आइस दोगे आप उसको आइस वो आई कवर करने के लिए बोल सकते हो, लेकिन वहाँ अंदर आइस पैक थोड़ी लगा सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है पेशेंट की क्या कंडीशन है, कहाँ का पेन है, किस तरह का पेन है, तो हम क्या कर सकते हैं मैनेजमेंट में, पेशेंट को एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, मतलब कि पेन किलर्स, जैसे कि ब्रूफिन, ठीक है।
ब्रूफिन दे सकते हैं, डिक्लोफिनेक जेल दे सकते हैं, वॉलिनी स्प्रे बोल सकते हैं वहाँ लगाने के लिए, ठीक है। ये सारे मैनेजमेंट्स में आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं तो नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलेंगे, नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, पेशेंट को काउंसिल कर सकते हैं, पेशेंट को बोलेंगे डायवर्जनल थेरेपी लेने के लिए, मतलब कि अपना ध्यान भटकाए, उस चीज़ को जहाँ दर्द हो रहा है वहीं फोकस ना करे, कोई गाना सुन ले, कोई टीवी देख ले, कोई इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर ले, तो कुछ भी ऐसा कुछ कर ले जिससे तुम्हारा ध्यान वहाँ से हट जाए, अगर ज़्यादा पेन सीवियर नहीं है तो, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो हम क्या करेंगे, उसको एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, या फिर जो पोस्ट ऑप मतलब कि आफ्टर सर्जरी, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट का मतलब होता है कि जिस ऐसा पेशेंट जिसको सर्जरी के बाद हम जब वार्ड में शिफ्ट करते हैं, तो सर्जरी के बाद जब एनेस्थीसिया का असर खत्म होगा, पेशेंट को तो बहुत दर्द होने वाली है, तो दर्द के लिए हम क्या करते हैं, तब उस टाइम पे हमारे एनाल्जेसिक्स नहीं काम आते, उस टाइम पे हम पेशेंट को सिडेटिव्स देते हैं। क्या बोलते हैं, सिडेटिव्स, मतलब कि पेशेंट को सो जाएगा वो, ठीक है, सो जाएगा, या फिर नींद की गोली दे देंगे, या फिर पेन को, एनाल्जेसिक्स को जो होते हैं सिर्फ दर्द को ख़त्म करते हैं, सिडेटिव जो होते हैं वो पेन रिसेप्टर्स को हमारे स्लो डाउन करते हैं ताकि हम पेन को सेंस ना कर पाएँ, ठीक है। इसके अलावा उसे नींद भी आती है, तो सिडेटिव्स देते हैं फिर ऐसे केस में, ठीक है। तो ये सारा हो गया मैनेजमेंट अबाउट दी पेन, ठीक है। ये सारे वाइटल्स आपको पढ़ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में आपकी बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो ओटी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपका थैंक यू, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना कंटेंट मैं पोस्ट कर सकूं, जितना कंटेंट मैं आपको पढ़ा सकूं उतना मैं कोशिश करूंगी। आपको भी एक हेल्प करनी है, मेरी हेल्प ये करनी है कि पढ़ना है रोज़, पढ़ोगे नहीं तो काम नहीं बनेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। थैंक यू, नमस्ते।